हाय दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, मैंने कल आपको बताया था अशोक सम्राट के बारे में। इसका एपिसोड 1 था। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से अशोक सम्राट की दोस्ती होती है रामविलास चौधरी से, जो कि एक ही गांव के रहने वाले थे। और दोनों कितने जिगरी दोस्त रहते हैं, हर काम में साथ रहते हैं, हर लड़ाई झगड़े में, हर जगह साथ। मतलब इनकी दोनों की दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। पूरा गांव, पूरा समाज जानता था कि ये दोनों कितने जिगरी दोस्त हैं। इतने जिगरी दोस्त थे कि जब एक बार रामविलास चौधरी जहर खा लेता है तो अशोक सम्राट अपने आप को गोली मार लेता है ख़त्म करने के लिए। लेकिन इत्तेफाक से दो के दोनों बच जाते हैं। और किस तरह से फिर वो बिजनेस शुरू करते हैं, और बिजनेस करने के बाद कैसे कैसे ग्रोथ उनकी होने लग जाती है। उसके बाद एंट्री हो जाती है कम्युनिस्टों की, और कम्युनिस्ट इनको आपस में लड़ाने की कोशिश करने लग जाते हैं। तो यहाँ तक कि मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी। अब इससे आगे बताता हूँ। तो दोस्तों, अब इधर क्या था कि किसी दोनों के भड़काने पे इन दोनों को किसी ने भड़का दिया, चने के झाड़ में एक तरह से चढ़ा दिया। तो ये लोग क्या किए, जाकर कम्युनिस्ट का जो झंडा होता है, ऑफिस के ऊपर झंडा लगा था, वहाँ पर जाके गोलियाँ चलाते हैं। तो गोली चलाए आते हैं। तो उससे कम्युनिस्टों को बड़ा कान खड़े हो जाते कि यार, ये तो पावरफुल भी होते जा रहे हैं, इनके पास पैसा भी आ गया है और असलहे वगैरह सारा कुछ है, तो ये लोग कहीं ना कहीं मुसीबत बनेंगे। तो कम्युनिस्टों ने कोशिश किया कि यार, अब इनके बीच में फूट डाला जाए, दोनों को अलग किया जाए। यदि दोनों साथ रह गए तो बहुत पावरफुल हो जाएंगे और हमारे लिए मुसीबत होगी। तो उन्होंने भड़काना शुरू किया, भाई डिवाइड एंड रूल। कोशिश करते हैं कि भाई अब दोनों में पहले अशोक सम्राट को अपने फेवर में लेने की कोशिश करते हैं। पर अशोक सम्राट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अशोक सम्राट बिंदास आदमी था। तो उसको जो भी बताए उसको उसने कुछ ध्यान नहीं दिया। इधर जब देखा कम्युनिस्टों ने कि यार, इसके ऊपर तो असर हो नहीं रहा है, तो वो सोचे कि चलो यार, रामविलास चौधरी के ऊपर ट्राई करते हैं। वो रामविलास चौधरी के पास जाते हैं और रामविलास चौधरी को थोड़े धीरे धीरे अपने संपर्क में लाते हैं और उसको धीरे धीरे कान भरना शुरू करते हैं कि भाई यार, तुम सारा कुछ करते हो, दिमाग तुम्हारा है और उसको आता ही क्या है, वो तो सिर्फ गुस्सा करना जानता है, बाकी तो सारा कुछ काम तो तुम ही करते हो यार। तुम्हारी वजह से इतनी ग्रोथ हो रही, सब कुछ हो रहा है, तो तुम उसको क्यों आगे बढ़ने दे रहे हो? फिर नाम उसका हो रहा है, काम तुम कर रहे हो। तो इस बात का असर कहीं ना कहीं रामविलास चौधरी के मन में असर हो जाता है और उसको अब असर ये दिखने लगता है कि भाई, मतलब अब उसके मन में थोड़ा थोड़ा खटास आने लग जाती है और अब वो पहले जैसी दोस्ती दोनों की नहीं रह जाती है। अशोक सम्राट भी समझ रहा था कि ये कुछ गड़बड़ है, लेकिन फिर भी दोनों आपस में गिले शिकवे दूर नहीं कर पाए। और एक दिन ये बात बिगड़ते बिगड़ते बात इतनी बिगड़ गई कि अब ये बंटवारे पे बात पहुंच गई कि भाई, अब तो दोनों के बीच में बंटवारा होना ही एक रास्ता बचा है और दूसरा कोई रास्ता बचा ही नहीं है। तो फिर क्या होता है भाई, एक पंचायत बुलाई जाती है, जो गांव में नॉर्मली होता है। पंचायत बुलाई गई। पंचायत में ज़्यादातर बंदे, चूंकि कम्युनिस्ट उसके साथ थे और कम्युनिस्टों का ही दबदबा था, बाकी ठेके वगैरह पे हर चीज़ में कम्युनिस्ट क्या करते थे, अपने पूरे समाज में पूरा एक सीरीज बना के रखते थे, नीचे से ऊपर तक पकड़ रखते थे, है ना। तो भाई, जब पंचायत बैठती है तो पंचायत में कम्युनिस्ट के लोग ज़्यादा आते हैं और सारे कम्युनिस्ट चूंकि रामविलास चौधरी के साथ थे तो उसका ही फेवर लेते हैं। तो बंटवारे में जितना पैसा कमाया गया था, गाड़ियाँ आई, जमा कुछ प्लॉट वगैरह भी खरीदे गए थे, ज़मीनें खरीदी गई थी, तो उनका बंटवारा करते हैं। लेकिन वो लोग चूंकि फेवर कर रहे थे रामविलास चौधरी का, तो उसके फेवर में ही डिसीजन देते हैं और ज़्यादातर सारा कुछ मिलता है रामविलास चौधरी के पास। सारा असलहे चले जाते हैं और प्लॉट वगैरह, पैसा वगैरह काफ़ी कुछ उधर चला जाता है। इधर सिर्फ मिलता है क्या, सिर्फ एक गाड़ी मेटर रोड और एक बुलेट मिलती है अशोक चौधरी को, अशोक सम्राट को, सॉरी, अशोक सम्राट को। और कुछ खास नहीं। फिर भी चलो, ये बंटवारा किसी भी तरह से हो ही जाता है। अब बंटवारा हो जाने के बाद क्या हुआ, अब ये बंटवारा हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि सारा लफड़ा खत्म हो गया। ये दोनों पार्टियों को पता था, रामविलास चौधरी को भी पता था, अशोक सम्राट को भी पता था, क्योंकि दोनों दोस्त एक दूसरे का नेचर जानते थे कि ये बात तो बिगड़ेगी और कहीं ना कहीं ये पंगा तो अब होगा ही होगा। तो अपना धीरे धीरे दोनों तैयारी करना शुरू कर देते हैं। अब इधर क्या होता है कि इधर चूंकि रामविलास चौधरी के साथ सपोर्ट मिल जाता है कम्युनिस्टों का,
उसके पास असलहे वगैरह भी थे, पैसा भी था, तो सरसामान होने की वजह से वो थोड़ा सा पावरफुल हो रहा था। अशोक सम्राट थोड़ा सा कमज़ोर सा हो रहा था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, फिर भी बात आगे बढ़ती रहती है। बात बिगड़ती है, सीरियस कहाँ से होती है इन दोनों के बीच में, कि एक दिन गांव में बारात आती है। अब भाई अशोक सम्राट की भी बारात, मतलब के रिलेटिव की बारात भी उसी दिन आती है उसी गांव में, और रामविलास चौधरी की बारात दोनों ही एक टाइम पे आ जाती है। अब ये फैसला करना कि भाई अब ये कैसे होगा कि पहले बारात किसकी जाए, क्योंकि आड़ी वाली बात भी तो रहती है गांव में, तो ये भी सब चलता है ना। क्योंकि रामविलास अपने आप को पावरफुल मान रहा था, तो वो बोले कि जिद पे अड़ा कि ना, पहली बारात तो मेरी ही जाएगी। और इसके विवाद के चक्कर में गोलीबारी भी होती है, लेकिन लास्ट में होता है, चूंकि वो कम मजबूत पड़ रहा था, स्ट्रॉन्ग था, तो इसलिए उसके फेवर में जाती है और पहली बारात उसकी ही लगती है। तो इससे चूंकि वो अशोक सम्राट को बड़ा झटका लगता है कि यार ये तो अब मजबूत होता जा रहा है और मैं कमज़ोर होता जा रहा हूँ। तो बात की अब मतलब यहाँ से विवाद की शुरुआत अब ज़्यादा होने की, अब आपस में टकराहट शुरू हो जाती है एक्चुअली यहीं से। फिर भी चलो समय आगे बढ़ता है, अब ये एक दूसरे की ओर थोड़ा सा टारगेट करने की कोशिश करते हैं। तो अशोक सम्राट के दिमाग में इतना कुछ नहीं था, क्योंकि अशोक सम्राट को हकीकत पता थी कि वो अभी इतना स्ट्रांग नहीं है, इतना मजबूत नहीं है कि रामविलास चौधरी से लड़ सके, क्योंकि उसको कम्युनिस्टों का पूरा सपोर्ट है। तो फिर भी अब इधर ये लग रहा था रामविलास चौधरी को कि यार अशोक सम्राट आगे चल के मुसीबत अपनी जान के लिए बनेगा ही बनेगा, तो क्यों ना इसका निपटारा कर ही दिया जाए। एक दिन क्या होता है, रात में अशोक सम्राट आ रहा होता है अपनी बुलेट से, इत्तेफाक से उसके बुलेट का हेडलाइट की ख़राब हो जाती है, मतलब हेडलाइट जलना बंद हो जाती है। तो वो वहीं पे गाड़ी खड़ी करके और हेडलाइट को ठीक करने की कोशिश करने लग जाता है। अब इधर तो उसे कुछ आइडिया नहीं था कि कुछ ऐसा मतलब कि कुछ हमला होगा या कुछ होगा, लेकिन हमले की तैयारी चल रही थी बैकग्राउंड में। अब वो अपने उसमें लगा हुआ था कि यार हेडलाइट ठीक कर लें, हेडलाइट ठीक करने के चक्कर में प्रयास कर ही रहा था। इसी बीच एक ट्रक आता है और वो ट्रक वाला अशोक सम्राट को पहचान जाता है, क्योंकि उसकी हेडलाइट जब उसके ऊपर पड़ी तो पहचान जाता है, क्योंकि वो उसका रिलेटिव ही था बिपिन सिंह। बिपिन सिंह एक ट्रांसपोर्टर था और उसके कुछ 2-4 गाड़ियाँ थी, और वो उस दिन इत्तेफाक से गाड़ी को खुद भी ड्राइव कर रहा था, ड्राइवर साथ में था लेकिन ड्राइव वो खुद ही कर रहे थे। तो उनकी नज़र पड़ी तो वो गाड़ी रोके और अशोक सम्राट से पूछे कि भाई क्या प्रॉब्लम है। तो वो बताया कि हेडलाइट नहीं जल रही है, और वो फिर हेडलाइट को ठीक करने के लिए दोनों कोशिश करें, नहीं लाइट जली, नहीं ठीक हुई। तो अशोक सम्राट ने कहा कि यार ये लाइट तो अभी नहीं ठीक हो पाएगी, रात में ज़्यादा देर रुकना ठीक भी नहीं है, तो एक काम करो, मैं बाइक लेकर के आगे आगे चलता हूँ, तुम पीछे ट्रक लेके आओ, तो तुम्हारे ट्रक की लाइट रोशनी में हम आगे आगे चलते रहेंगे और अपने गाँव पहुँच जाएंगे। ये बोले कि ठीक है। अब इधर जैसे ही बुलेट लेके वो आगे चले, ये पीछे ट्रक लेके पीछे चलते, थोड़ी दूर होने के बाद एक जीप आती है बड़ी तेजी से, और वो हॉर्न बजाते हुए साइड लेना चाह रही थी। अब इधर बिपिन सिंह का दिमाग खटका कि यार कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो वो मतलब हॉर्न बजा के काफ़ी प्रेशर डाल रहा था कि साइड मिल जाए। अब बिपिन सिंह को ये समझ में आ गया कि यार अशोक सम्राट की दुश्मनी तो बहुत ज़्यादा है, हो ना हो कुछ अशोक सम्राट के ऊपर हमला हो सकता है, तो वो साइड नहीं दे रहे थे। अब जब थोड़ी दूर वो काफ़ी कोशिश करने के बाद जब साइड नहीं मिली, तो वो फिर गोली चलाना शुरू कर देते हैं। अब वो गोलियों से फायर कर रहे थे, चूँकि ट्रक के पीछे डंपर में पीछे गोलियां लग रही थी, तो कोई फर्क नहीं पड़ा था। उन्होंने 50 राउंड फायर किया। अब अशोक सम्राट और बिपिन सिंह समझ तो दोनों गए कि यार ये हमला हो चुका है, अब बचना मुश्किल होगा। तो अब वो आगे जाते हुए किसी भी तरह से बेगूसराय थाने के अंदर जाके अंदर चौकी के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि उस समय कोई केस वगैरह तो था नहीं अशोक सम्राट के ऊपर। वहाँ चले जाते हैं, उसके साथ बिपिन सिंह भी जाते हैं, और जब वो थाने के अंदर उसके प्रोमाइसिस के अंदर चले जाते हैं, तब जाके वो गाड़ी वाले अशोक जो भी रामविलास चौधरी के बंदे थे, उन्होंने पीछा छोड़ा और किसी तरह से अशोक सम्राट की जान बच गई। अब उसके बाद अशोक सम्राट जब घर पहुँचे तो उनको अंदाज़ा तो हो गया कि यार ये भाई बात हम दोनों चूँकि सोखारा गांव के दोनों थे, गांव के रहने वाले थे, दोस्त भी थे, एक दूसरे को जानते थे। तो अशोक सम्राट को ये हुआ कि यार मैं इससे अभी लड़ तो नहीं पाऊंगा,
क्योंकि इसके पास औजार है, हथियार है, कम्युनिस्टों का सपोर्ट है, इन्होंने बैकअप बना लिया है, तो मैं लड़ नहीं पाऊंगा और यदि गांव में रहूंगा तो मुश्किल होगी। तो उनके घर वालों ने भी समझाया कि अब तुम यहाँ से बाहर चले जाओ, नहीं तो वो रामविलास कुछ न कुछ मुसीबत खड़ी करता रहेगा और कहीं जान भी जा सकती है। तो ये समझाने के बाद अब दिक्कत ये आई कि यार जाए तो जाए कहाँ भाई, दुश्मनी हो चुकी थी, काफ़ी लोग दुश्मन हो चुके थे, अब वैसे जाना कहीं भी सेफ नहीं था। तो फिर अशोक सम्राट ने तय किया कि हम जाते हैं मुजफ्फरपुर। अब मुजफ्फरपुर वो आते हैं, मुजफ्फरपुर में लंगर सिंह कॉलेज था। लंगर सिंह कॉलेज में वहाँ पे बेगूसराय के बंदों का काफ़ी दबदबा था, जिसमें थे मिनी सरकार का नाम आता है। मिनी सरकार का काफ़ी दबदबा था। आप ये कह सकते हो कि पूरा कॉलेज वो कैंपस जो था उसमें एक छत्र राज था, सारे उसके हाथ में था। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई। जाके अशोक सम्राट मिले, उनसे मिलके बातचीत किए और वो उनके साथ ग्रुप में शामिल हो गए। अब बताता हूँ आपको मिनी सरकार के बारे में। मिनी सरकार के पहले मूछू सरकार का वहाँ पे दबदबा चला करता था। मूछू सरकार की हत्या किया था बीरेन सिंह ने 1978 में। उसके बाद हत्या करने के बाद ही सारा मिनी सरकार के कब्जे में आ गया था पूरा हॉस्टल, वहाँ का प्रमाइसिस, सारा कुछ उनकी हत्या के बाद ही हाथ में आया था। चूँकि मिनी सरकार समझदार आदमी थे तो बीरेन सिंह से मिल जाते हैं, जो उनकी मूछू सरकार की हत्या किया था उसके किले से कोई मिटा के आपस में कि यार आपस में लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, हम दोनों मिल के काम कर लेते हैं। तो बीरेन सिंह भी साथ आ जाता है। अब इधर बीरेन सिंह, मिनी सरकार और तो ये साथ में रह रहे होते हैं। इसी बीच साथ में आ जाता है अशोक सम्राट। अब चूंकि इन लोग का भाई ठेकेदारों ठेके पे दबदबा था, चूंकि एरी प्रमाइसिस में तो दबदबा था ही मिनी सरकार का, और वो लोग पैसे से के लिए ठेकों पे कब्जा भी करना शुरू कर दिए थे। दबदबा होने के कारण ठेके वगैरह आसानी से मिलते थे, किसी और को लेने नहीं देते थे। अब जैसे भाई कॉलेज का कैंपस वगैरह बनता है, उसकी बिल्डिंग वगैरह बनती है, तो उसका ठेका ही वहीं से शुरुआत करते हैं, तो वहाँ से काम इनका शुरू हो चुका रहता है। अब धीरे धीरे जब अशोक सम्राट आता है तो अशोक सम्राट को भी पता चलता है कि भाई ठेकेदारी में कैसे ठेका लेते हैं, क्या होता है ठेकेदारी में, पैसा कहाँ से आता है, कैसे क्या आता है। अब अशोक सम्राट की समझ में आने लगा धीरे धीरे कि भाई, क्योंकि अशोक सम्राट हर वारदात में साथ में रहता था, दिलेर तो था ही, बहादुर तो था ही, तो हर चीज़ जगह वो साथ में रहता था। अब उसको ये सारा फंडा समझ में आ गया कि कैसे क्या होता है। अब इधर चूंकि ये लोग का काम चल रहा होता, इसी समय एंट्री होती है चंद्रेश्वर सिंह की। चंद्रेश्वर सिंह मोतिहारी के रहने वाले थे। अब वो भी ठेके के चक्कर में और यहाँ पे अपना मुजफ्फरपुर में अपना आधिपत्य जमाने के लिए, यहाँ पे अपना जमाने के लिए, क्योंकि चंद्रेश्वर सिंह के पास पहले से बैकअप था, पहले से हथियार थे, पहले से पूरा और बाहुबली था ही, तो उसके लिए कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं थी और वो एंट्री करने के लिए कोशिश करने लग जाता है। लेकिन उसकी एंट्री करने में सबसे बड़ी सरदर्दी साबित हो रहे थे मिनी सरकार और बीरेन सिंह। अब दोनों भाई आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। तो चंद्रेश्वर सिंह ने कहा कि यार, सोचा कि यार ऐसा है कि मिनी सरकार को मार पाना तो इतना आसान नहीं है, लेकिन बीरेन सिंह को मारा जा सकता है। अब वो प्लानिंग करके एक दिन छाता चौक पे बीरेन सिंह की हत्या कर देता है। बीरेन सिंह हत्या शॉकिंग था उसके लिए, ठीक है। अब बीरेन सिंह की हत्या के बाद मिनी सरकार और अशोक सम्राट के मन में आता है कि यार, ये बीरेन सिंह की हत्या का हमें बदला तो लेना ही है, किसी न किसी तरह से बदला लेना पड़ेगा, नहीं तो सारी पोजीशन खराब हो जाएगी। अब इन लोगों ने थोड़ा सा प्लानिंग किया। प्लानिंग करने के बाद एक दिन 1986 में मौका मिला, चंद्रेश्वर सिंह के बेटे का तिलक था उस दिन, और तिलक के दिन वो अपने घर में कार्यक्रम में बिजी थे और अपने रिश्तेदारों का सारा आओ भगत करने में लगे हुए थे। उसी समय मौका पा करके मिनी सरकार और अशोक सम्राट दोनों हमला कर देते हैं घर पे। काफ़ी गोलीबारी होती है, गोलियां चलती हैं, बम चलते हैं, बहुत आपस में धुआंधार लड़ाई होती है। इस लड़ाई में चंद्रेश्वर सिंह तो बच गए, लेकिन इस लड़ाई में मारा गया वो बेटा उनका जिसकी तिलक चल रही थी उस दिन, जिसके
तिलक लगन हो रहा था, वही बेटा गोलीबारी में मारा जाता है। उसके बाद ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब चंद्रेश्वर सिंह का बिल्कुल एकदम से टारगेट बना लिया कि यार अब तो इनमें से मिनी सरकार को मारना है, उसके लिए वो पूरी तरह से प्लानिंग करने लग जाता है। अब इधर क्या होता है, इधर अपडेट होता है कि इधर अब दोनों अपना अपना गैंग अपनी पावर बढ़ाने की कोशिश करने लग जाते हैं। तो चूंकि चंद्रेश्वर सिंह के साथ रघुनाथ पांडे थे, वो भी बाहुबली थे, विधायक थे और उनका पावरफुल थे, वो आ चुके थे और साथ में उनके छोटन शुक्ला आ चुके थे। और इधर मिनी सम्राट के मिनी सरकार के साथ में आ जाते हैं ब्रिज बिहारी प्रसाद और हेमंत शाही, ये दोनों आ जाते हैं। तो गुट दोनों तरफ बढ़ जाता है। अब एक दूसरे का मौका तलाशने लग जाते हैं कि भाई अब चूंकि उसके चंद्रेश्वर सिंह के लिए एक बड़ा झटका लगा था, उनके बेटे की हत्या हुई थी, तो चंद्रेश्वर सिंह जुगाड़ में थे कि मेरे को मिनी सरकार को मारना है, किसी भी तरह मारना था। छोटन सिंह और इनके आ जाने से थोड़ा वो भी मजबूत हुई थी उनकी पार्टी भी। एक दिन सरस्वती पूजन के दिन मौका मिलता है 1989 में, मतलब 3 साल बाद मौका मिलता है। एक दिन सरस्वती पूजन चल रही होती है उसी लंगर सिंह कॉलेज हॉस्टल में। उस हॉस्टल में किसी भी तरह से करके वो वहाँ पे एंट्री पाते, अपने बंदों की एंट्री करा लेते हैं और जाके मिनी सरकार के पास पहुँचने के बाद उनके ऊपर बम से और गोलियों से हमला कर दिया जाता है। गोलीबारी दोनों तरफ से होती है, करीब 200 बम चलाए जाते हैं मिनी सरकार के ऊपर और दोनों में होती तो है फाइट, लेकिन मिनी सरकार की हत्या हो जाती है। इधर अशोक सम्राट थे नहीं, अशोक सम्राट बाहर गए हुए थे। जब लौट के आए तो अशोक सम्राट को पता चला कि मिनी सरकार की तो हत्या हो चुकी है। तो बड़ा शॉकिंग था उसके लिए, बड़ा झटका लगा कि यार कॉलेज कैंपस में आकर के मिनी सरकार को किसी को मार जाना इतना आसान नहीं है और ये कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ हुई है। अब ये गड़बड़ क्या हुई है ये तो आगे पता लगाना पड़ेगा। अब इधर चूंकि अशोक सम्राट गुस्सैल तो था ही, तो अशोक सम्राट कसम खाता है कि मैं चंद्रेश्वर सिंह को मारूंगा और 1 साल के अंदर ही मारूंगा, 1 साल से ज़्यादा उसको जीने का हक नहीं है, वो तय कर लेता है। अब क्या होता है कि दोस्तों इसके बाद आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा कि चंद्रेश्वर सिंह को क्या अशोक सम्राट 1 साल के अंदर मार पाता है, वो लोग जो मारने गए थे वो लोग कैसे एंट्री पाते हैं, कैसे लूप होल मिलता है, कैसे कॉलेज के अंदर एंट्री होती है, कैसे उस तक पहुंच पाते हैं, ये सारा कुछ बड़ा रहस्य है, बड़ा टेक्निकल चीज़ें, बड़े घुमावदार चीज़ें हैं। ये आपको बताऊंगा मैं कल के एपिसोड में। तो दोस्तों बने रहिएगा साथ में। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि क्राइम से रिलेटेड जो भी ज़बरदस्त स्टोरियां हैं वो आपको इस चैनल पर देखने को लगातार मिलती रहेंगी। वैसे मैं अशोक इसके हाथ में श्री प्रकाश शुक्ला के ऊपर भी सीरीज़ बना रहा हूँ। इसमें करीब 9वां एपिसोड है जो आने वाला है और ये आज दूसरा एपिसोड है। तो दोस्तों आप यदि क्राइम स्टोरी से रिलेटेड स्टोरियाँ आपको पसंद आती हैं तो आप साथ में रहिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में। बाय दोस्तों।